व्हीट स्टोन ब्रिज। आज हम व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये किस टाइप का ब्रिज है। जो ये व्हीट स्टोन ब्रिज है वो 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। एक ऐसा एडजस्टमेंट होता है या अरेंजमेंट कह सकते हैं जिसमें 4 रजिस्टर को कुछ डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट में स्ट्रक्चर में जोड़ा जाता है और उसके बाद उसमें से किसी एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस को अगर पता करना हो तो हम आसानी से व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला अभी हम बताएंगे, उससे पता कर सकते हैं। तो 4 रेजिस्टेंस का ये अरेंजमेंट है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ब्रिज यहाँ पर लिखा गया है तो यहाँ पर ब्रिज बनता है। अब बताएंगे आपको ब्रिज कैसे बनता है। इसके पहले हमें देखना है कि हमने जो बताया है कि 4 रजिस्टर का यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ये है क्या? अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर्स। 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स का अरेंजमेंट है। 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट है। अब बना लेते हैं पहले 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं, रेक्टेंगल या फिर क्वाड्रिलेटरल कहें, और इसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड पर हम एक एक कंडक्टर या फिर कहें एक एक रजिस्टर यहाँ पर हम लगा देते हैं। जो कंडक्टर जो अपना क्वाड्रिलेटरल है उसकी चारों साइड पर एक एक रजिस्टर यहाँ लगा देते हैं और ये इस तरीके का अरेंजमेंट जो दिखाई दे रहा है, इसी में हमें इस चारों में से किसी एक रजिस्टर की वैल्यू निकालनी होगी, रजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहा है हमें, यहाँ से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ बैटरी कनेक्ट कर दिया भाई हमने। यहाँ पर दूसरा जो एंड है इससे भी यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दिया भाई हमने, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी है। अगर हम कहें तो क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टिसेस हैं, ए बी, और ये सी है और ये डी है, ठीक है। इसके रेजिस्टेंसेस को हम इसको पी सपोज कर लेते हैं। वैसे आर होता है तो R1 R2 इस तरीके से भी सपोज कर सकते हैं, या फिर इसको पी सपोज करें, पी ओम का रेजिस्टेंस है ये, और दूसरा ये जो क्यू है, और उसके बाद इसको हम आर सपोज करेंगे और इसको एस सपोज करेंगे, ठीक है। इतना आर ओम का, एस ओम का, क्यू ओम का और पी ओम का रेजिस्टेंसेज ये हैं जो क्वाड्रिलेटरल की साइड पर रखे गए हैं। क्लियर है। अब जो ये बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज हम V सपोज कर लेते हैं। इसका जो टर्मिनल, ये छोटा वाला जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये नेगेटिव टर्मिनल है और बड़ी वाली लाइन बताती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। जो चार्जेज हैं इसके बीच में, जो चार्जेज हैं इस बैटरी या फिर इस सर्किट के भीतर, वो कैसे फ्लो करेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करते हैं चार्जेस, या इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ही चार्ज लेकर के जाते हैं। लेकिन जो करंट होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे फ्लो करती है। बैटरी को हम ऐसे लगाते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस ए पॉइंट से कनेक्ट हो जाए और नेगेटिव टर्मिनल को हम सी पॉइंट से कनेक्ट कर देते हैं। अब करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, मतलब इधर की तरफ करंट फ्लो करेगी। मान लिया कि एक सर्किट में जहाँ पर बैटरी का वोल्टेज V है वहाँ से I करंट ड्रॉ हो रही, मतलब I करंट यहाँ से निकल रही है और यही करंट यहाँ भी फ्लो करेगी और यहाँ भी I करंट आएगी, फ्लो करेगी। लेकिन यहाँ ए पॉइंट पर यहाँ जंक्शन बना हुआ है तो जंक्शन पर ये करंट जो है किरचॉफ लॉ से ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं इसमें जो करंट जा रही है वो I1 जा रही है और इसमें करंट जो जा रही है वो I2 जा रही है, ठीक है। अब I1 करंट यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ जाएगी इस जंक्शन पर। ये जंक्शन तो है नहीं, ये तो पॉइंट है सिर्फ। यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉइंट B पर और D पर, इसके बीच में एक हमने गैल्वोमीटर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। यही अरेंजमेंट का एक गैल्वोमीटर है और गैल्वोमीटर यहाँ पर अरेंज किया है। जहाँ पर ये एक वायर है, गैल्वोमीटर यहाँ अरेंज है, तो यहाँ से I1 करंट जो जा रही है और यहाँ पर I1 करंट ही गैल्वोमीटर में कुछ जाएगी और कुछ पार्ट इसका जो है यहाँ Q वाले रेजिस्टेंस में जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो गैल्वोमीटर में करंट जा रही है वो IG है, I और उसके बाद कैपिटल G हमने सफिक्स में लिखा है, और बाकी जो करंट बच रही है I1 में से IG घटाने के बाद ये Q में जा रही है। अब यही करंट यहाँ भी पास करेगी और इधर से जो I2 करंट आई है, क्योंकि यहाँ से IG करंट यहाँ से आएगी और D पॉइंट पर ये I2 और IG दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ I2 प्लस IG दो करंट मिल करके यहाँ पर जाएंगे और ये दोनों मिल करके फिर से ये I हो जाएंगे। अगर आप इस सबको जोड़ोगे तो फिर से I करंट आ जाएगा, ठीक है। I करंट आ जाएगा, ना हो तो आप चेक कर सकते हो इस पॉइंट C पर ये जो करंट है ये वाली करंट और ये जो करंट है इन दोनों को ऐड करो तो I1
माइनस में IG है और उसके बाद I2 और उसके बाद प्लस में IG है। IG और IG कट जाएगा, प्लस और माइनस है, बचा क्या है I1 प्लस I2 बचा है, ठीक है। और I1 I2 क्या है, ये तो I करंट है जो I1 और I2 में डिवाइड हुई थी, तो बराबर में क्या आ जाएगा, फिर से I आ जाएगा। मतलब जितनी करंट यहाँ बैटरी से निकल रही थी उतनी करंट यहाँ पर आई है। अब यहाँ हमने जो किया है कि यहाँ पर जो जंक्शन रूल अप्लाई किया है, जो किरचॉफ का जंक्शन रूल है, जिसको किरचॉफ का करंट लॉ भी कहते हैं और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, ठीक है। ये इतना हमने किया। अब देखें इसमें अगर कोई एक एलिमेंट, कोई एक जो रेजिस्टेंस है वो अगर अननोन होगा तो हम आसानी से पता कर पाएंगे। अभी इसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। हमने बताया कि ये अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर्स का, तो 4 रजिस्टर हमने बना दिए इस तरीके से। एक क्वाड्रिलेटरल लिया है ABCD, जिसके साइड पर हमने P, Q, R और S जो है 4 रजिस्टेंसेज यहाँ हमने उसकी साइड पर लगा दिए हैं। और उस क्वाड्रिलेटरल की जो वर्टिसेस हैं A और C, वहाँ से हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया है। और जो B और D है, ये जो वर्टिसेस हैं, इनके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक है, जहाँ खुद एक करंट यहाँ इस गैल्वेनोमीटर के भीतर भी फ्लो करेगी। तो हमने ये पूरा अरेंजमेंट लगाया है। यहाँ पर जंक्शन रूल अप्लाई करते हुए हमने इसको करंट को यहाँ डिवाइड कर दिया है। अब एक काम बचता है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ भी यूज़ कर लिया जाए, जो है लूप रूल जिसे कहते हैं, या किरचॉफ का सेकंड लॉ कहते हैं, इसको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास लूप जो बन रहा है वो ये पहला लूप है और ये दूसरा लूप है। पहला वाला लूप और दूसरा लूप, पहले लूप में और दूसरे लूप में हम चलते हैं और पोटेंशियल को यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि दूसरा रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं वो किसी लूप के भीतर, क्लोज लूप के भीतर, उनका सम 0 होता है। तो यहाँ भी हम यही काम करेंगे। पहला वाला लूप यहाँ देखेंगे कि लूप अपना जो फर्स्ट है, लूप फर्स्ट में जो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं उसको हम इक्वेट करके 0 करेंगे, सारे पोटेंशियल को जोड़ करके 0 करेंगे। और ध्यान रखना है कि साइन के साथ हमें लेना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ यही कहता है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, I1 करंट इस वाले रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है, तो I1 करंट जब इस वाले रेजिस्टेंस में जाएगी तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो फिर हम पॉजिटिव लेते हैं, जो अपना पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम वोल्टेज ड्रॉप, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर I1 करंट I इंटू R होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह पर P है सिर्फ, तो I1 इंटू P हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में होगा, I1 इंटू P, ठीक है। उसके बाद यहाँ जब गए हम B पॉइंट पर, B पॉइंट के बाद हमें फिर इस गैल्वेनोमीटर में आना है और यहाँ IG करंट फ्लो कर रही है, IG करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस हमें, इसका रेजिस्टेंस G दिया गया है, मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस जो है कैपिटल G है, ठीक है। तो यहाँ पर IG करंट प्लस IG हो जाएगा और उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है उसे कैपिटल G लिखेंगे। और जैसे ही यहाँ पर आएंगे D पॉइंट के बाद फिर से इसी लूप के भीतर जाएंगे, क्योंकि हमें क्लोज लूप बनाना है, तो ये रेजिस्टेंस अपना R आएगा, R वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसमें I2 करंट बह रही है, लेकिन हम जो चल रहे हैं वो I2 करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पहले ही माइनस लिख देंगे और I2 करंट होगी, और उसके बाद यहाँ पर R जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा, बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। इतना हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। इतना किया। अब जो है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना हो तो सपोज कर लेते हैं, और उसके बाद दूसरा लूप पकड़ते हैं जो ये वाला लूप है। अब इस लूप का नाम भी लिख सकते हैं, नाम क्या होगा इसका, A, B, D और A, ठीक है। A से B गए, फिर D गए और फिर से A पर आ गए, ये लूप का नाम है। दूसरा लूप जो हम लिखेंगे, दूसरा लूप, ये इसका नाम क्या होगा, B से शुरू करते हैं, B, C, D और फिर से B चले जाते हैं, B, C, D और फिर B, ठीक है। ये अपना लूप है। इस लूप के भीतर जाएं और फिर से यही किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाते हैं, और किरचॉफ का लॉ यूज़ करते हुए हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा जिसमें हम किसी एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे, उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। लूप लॉ यहाँ लगाते हैं सेकंड वाले लूप में। यहाँ से जब जाएंगे तो I1 माइनस IG करंट है, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो पॉजिटिव लिखना है, I1 माइनस IG, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो Q है, और उसके बाद जैसे यहाँ C पॉइंट पर गए फिर हमें इस रेजिस्टेंस में जाना है जिसकी वैल्यू है कैपिटल S, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है I2 प्लस IG फ्लो कर रही है, लेकिन हम इस करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, I2 और प्लस में IG होगा, और उसके बाद यहाँ S से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और फिर से हमें इस गैल्वेनोमीटर के पास जाना है, क्योंकि यहीं से पास करते हुए फिर से हम पॉइंट B पर जाएंगे।
तो गैल्वेनोमीटर में भी हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, जो IG करंट फ्लो कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो IG और इनटू क्या है, अपना जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम कैपिटल G सपोज किए हुए हैं, बराबर में 0 कर देंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन आती है। ठीक है, कंडीशन क्या है, एट बैलेंस्ड कंडीशन, एट बैलेंस्ड कंडीशन। जो बैलेंस वाली कंडीशन है उस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर है, इस कंडीशन में, बैलेंस वाली कंडीशन में गैल्वेनोमीटर के में जो करंट फ्लो करती है वो 0 हो जाती है। मतलब IG को क्या कर देना है, आपको 0 कर देना है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हमने इस पॉइंट V और B, जो पॉइंट B है इसका पोटेंशियल और फिर पॉइंट D इसका पोटेंशियल हमने सेम कर दिया है। अब बताइए, जिस भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो करंट का 0 हो जाना क्या है, बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल स्वाभाविक है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर VB और इसको इधर लेकर के जाए माइनस VD, 0 आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 आ गया है इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो भाई करंट यहाँ 0 हो जाएगी। ये बैलेंस्ड वाली कंडीशन है। इस कंडीशन में अब जहाँ जहाँ IG है, यहाँ IG था, इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब 0 करने की वजह से ये पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ IG है, ये पूरा 0 हो जाएगा। सिर्फ इसको IG यहाँ 0 करेंगे और यहाँ भी IG जो है उसे 0 कर देंगे, यहाँ भी जो IG है उसे 0 कर देंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इसमें कुछ बचेगा, ये जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें बचा क्या है, I1 P और माइनस में I2 और उसके बाद R है, बराबर में 0 है। इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इसमें क्या क्या बचा है, I1 बचा है और Q बचा है, I1 और उसके बाद Q बचा है, यहाँ माइनस बचा हुआ है और I2 के साथ S बचा हुआ है, I2 और S, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, बराबर में 0 बचा है। इक्वेशन नंबर इसको 4 सपोज कर लेते हैं, चौथा इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को क्या करें, इसको थोड़ा सा और हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई में क्या करना होगा हमें, I1 और P जो है, इसके बाद I2 और R को राइट में लेकर के चले जाते हैं, माइनस I2 इंटू R कर लेते हैं। इसे अब हम इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ भी यही काम करें, I1 और Q है, बराबर में I2S को राइट में लेकर के जाते हैं और राइट में जाते ही ये जो I2S है जो पहले नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ से डिवाइड करने के बाद जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, देखें जब डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, P अपॉन में Q बराबर में R अपॉन में S आ जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन आया है, इन चारों रेजिस्टेंस के बीच में ये रिलेशन आया है, किस कंडीशन में, बैलेंस्ड कंडीशन में। और इस कंडीशन में ये जो रिलेशन आया है, यहाँ से अगर हमें इन चारों में से किसी 3 की वैल्यू अगर गिवन है, पता है, तो किसी जो चौथा रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस होगा, उसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लिया अगर हमने यहाँ से R की वैल्यू निकालना है, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, S जा कर के P में मल्टीप्लाई होगा और Q नीचे होगा, मतलब S और उसके बाद P और नीचे Q हो जाएगा। ये R की वैल्यू हम यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस की यहाँ से वैल्यू पता कर सकते हैं, बस 3 रेजिस्टेंस दिया होना चाहिए और बाकी चौथा जो रेजिस्टेंस है अननोन वाला, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो बात समझ में आई। ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब ब्रिज क्यों कहते हैं ये ज़रा समझ लेते हैं। हमने बताया था शुरुआत में कि ब्रिज बताएंगे आपको, क्यों ब्रिज कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर लगा है ये B और D को मिलाते हुए लगा है। तो यहाँ पर B वाला जो पॉइंट है और D वाला जो पॉइंट है इसके बीच में यहाँ पर ब्रिज क्रिएट हो रहा है, एक पुल बन रहा है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर से हम इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इसी को ब्रिज कहा जाता है, इसी को कहते हैं ब्रिज। और यही अगर ब्रिज टूट जाए, मतलब इसमें कोई करंट ना फ्लो करे और ये जो वो जो गैल्वेनोमीटर है उसके दोनों एंड पर जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए और करंट 0 हो जाए इसके भीतर में, तो होता क्या है, ये वाली कंडीशन मिलती है। और इसी कंडीशन से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 4 में से 3 रेजिस्टेंस गिवन है तो चौथे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और यहाँ एक एग्जांपल लेकर के हम सॉल्व करके देखते हैं, ये जो फार्मूला अभी आया है उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी देख लेते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है, उसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, एक ही एग्जांपल बता भी पाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है।
वो एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिया गया है, मान लिया कि ये अपना बैटरी एक है, इस बैटरी का वोल्टेज 2 वोल्ट दिया गया है और ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ ऐसे दिया गया है और यहाँ पर 2 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, ये 2 वोल्ट है, 2 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पर 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे रजिस्टर बनाया गया है और फिर यहाँ पर भी ऐसे रजिस्टर बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ एक पॉइंट लिया गया है M और यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है N, ठीक है, और यहाँ इसी के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है। इसकी वैल्यू है X और ये वैल्यू जो दिखाई है वो है 15 ओम है, ठीक है। पूछा यह जा रहा है कि जो x की वैल्यू यहाँ पर अननोन लिखी गई है, एक वेरिएबल लिखा गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, कब, जब ये m और n का जो पोटेंशियल है वो सेम है, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो v है m और माइनस में v n, तो ये क्या है, 0 है, या फिर बात करें कि v m और ये वी एन के बराबर है, या फिर बात करें कि यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी, मान लिया आई जी करंट फ्लो कर रही है गैल्वेनोमीटर में और यहाँ पर जो आई जी है वो 0 है, उस कंडीशन में होगा क्या कि ये जो, अगर यहाँ पर करंट 0 है, ठीक है, करंट 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस m और n पॉइंट का सेम है, 0 है, पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, उस कंडीशन में ये बिल्कुल बन जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से, व्हीटस्टोन ब्रिज रिलेशन, इस रिलेशन से, बाई व्हीटस्टोन ब्रिज रिलेशन, इस रिलेशन से हमारे पास ये जो 2 है इसे हम क्या सपोज करेंगे, ये P है अपना, और जो 5 है इसको Q सपोज करेंगे, ये वैल्यू जो है वो R की है और ये वैल्यू जो है वो S की है। फार्मूला हमारे पास है P अपॉन Q, P अपॉन में Q बराबर में R अपॉन S है। इस वैल्यू में रखते हैं, P की वैल्यू है यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो Q है उसकी वैल्यू है 5 और यहाँ पर जो अपना R है उसकी वैल्यू X है जिसे पता करना है, और जो S है उसकी वैल्यू है 15, ठीक है। इस 5 से यहीं पर 15 को काट लेते हैं, 3 हो जाएगा, और उसके बाद X की वैल्यू अगर पता करनी है तो क्या करना होगा, इस 3 को, इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। X बराबर कितना हो जाएगा, 6 ओम का ये रेजिस्टेंस होगा। किस कंडीशन में, जब ये दोनों पॉइंट M और M सेम पोटेंशियल पर है, यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, IG है वो जो 0 है, ठीक है, इसे बैलेंस कंडीशन भी कहते हैं। और अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज तरीके का ये दिख गया तो हम क्या करेंगे भाई, अगर मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेज हैं वो किसी क्वाड्रिलेटरल की साइड पर दिख गए और बीच में जो कनेक्शन है वहाँ पर करंट नहीं फ्लो कर रही है, उस कंडीशन में हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। और यही हमने यहाँ पर किया है। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर IG 0 है, ये जो बीच में लाइन जोड़ी गई है, यहाँ पर जो ब्रिज बनाया गया है ये ब्रिज टूट चुका है, इस वजह से हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं और इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने ये आंसर निकाला है। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज का मतलब हमने समझाया, व्हीटस्टोन ने क्या किया था कि 4 रजिस्टर को क्वाड्रिलेटरल के साइड पर रख करके और उसमें से किसी एक अननोन रजिस्टर को फाइंड करने का तरीका बताया था, जबकि 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हों उस केस में उसने ये तरीका बताया था। ये व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए कहा जाता है, ब्रिज का मतलब ये हो गया कि ये जो गैल्वेनोमीटर बीच में कनेक्ट किया गया है, जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी 2 साइड को आपस में जो अपोजिट साइड्स वर्टिसेस हैं उनको कनेक्ट करते हुए, तो इसी को ब्रिज कहते हैं। इसी ब्रिज को तोड़ना है और ब्रिज तोड़ने के बाद ये फार्मूला आता है और ये फार्मूला बहुत फ़ायदे का होता है, बहुत कायदे का होता है। इससे हम क्या करते हैं, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। ये था व्हीटस्टोन ब्रिज जो आज हमने समझा है। हमें पूरा भरोसा है, आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट अब भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम उसको जो है आपके डाउट को क्लियर करेंगे और जो है उसको दूसरे तरीके से आपको समझाएंगे। और ये ज़रूरी है कि हर एक टॉपिक का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सही तरीके से, बिल्कुल बेहतर तरीके से बनाया जाए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के हम जो है न्यूमेरिकल को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई मेंस में या फिर नीट वगैरह में। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए, बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए और बिल्कुल डाउट फ्री होना चाहिए। अगर डाउट रह गया तो हम फार्मूले को या कॉन्सेप्ट को हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ डाउट क्लियर किया जाए, डाउट फ्री जो पढ़ा जाए वो डाउट फ्री हो, उसमें कोई डाउट ना हो, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया है कि टॉपिक वाइज डिस्कशन शुरू किया है, टॉपिक वाइज वीडियो क्रिएट किया है हमने।
जो आपके क्लास 12th की फिजिक्स है उसमें हमने जो पहले 2 चैप्टर्स हैं उसके सारे जो वीडियोस हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं, उस पर जो सारे वीडियोस बन सकते हैं, छोटे से बड़े टॉपिक्स जो हैं उस पर हमने वीडियो क्रिएट करके और चैनल के पेज पर अपलोड कर दिया है। पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का है, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का है, और ये तीसरा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका ये लास्ट टॉपिक था व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद कुछ है नहीं सिलेबस में, मतलब आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है बोर्ड का उसमें नहीं है। तो ये लास्ट चैप्टर है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो गया, मतलब 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें छोटे बड़े जितने भी टॉपिक्स हैं सब पर हमने वीडियो क्रिएट किया है और एक एक टॉपिक को हमने बाकायदा फोकस करके और बिल्कुल बेसिक से समझाया है, और हर एक टॉपिक को हमने डेरिवेशन पर फोकस किया, डेरिवेशन को कैसे बिल्कुल आसान बनाया जाए और उसको रटने की बजाय समझा कैसे जाए, और जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं वो कैसे एक फ्लो में ऑटोमेटिकली आती चली जाए हमारे दिमाग में, ये तरीका हमने बताया। तो और ये चीज़ हमने हमेशा ये कोशिश की है कि जो भी डेरिवेशन है उसके बाद जो फार्मूला आता है उसके बाद जो फार्मूला आता है उस फार्मूले को रटा ना जाए, उसको समझा जाए। और वो कब पॉसिबल होगा, जब आप डेरिवेशन को समझोगे। डेरिवेशन आप अपने हाथ से करोगे, आप पेन उठाओगे, खुद मेहनत करोगे, ठीक है। जो कोई अगर थोड़ा बहुत गाइड करे तो वो अलग बात है, लेकिन आप खुद जब डेरिवेशन को करोगे तो आपको जो फार्मूला लास्ट में आता है उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो फार्मूले में है वो किस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहाँ पर स्क्वायर है, कहाँ पर क्यूब है, और कहाँ पर माइनस है, कहाँ पर प्लस है। ये सब कुछ आपको याद रहे क्योंकि आप डेरिवेशन के प्रोसेस से गुजरे हुए हो। ये ज़रूरी है कि डेरिवेशन, फिजिक्स में ज़्यादातर पोर्शन डेरिवेशन ही है, तो ज़रूरी है कि डेरिवेशन पर फोकस किया जाए, और हमने यही किया है। आपके जो टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है, तीनों चैप्टर जो हमारे कंप्लीट हुए हैं वो टॉपिक वाइज कंप्लीट हुए हैं, और सब जो है डेरिवेशन पर फोकस्ड डिस्कशंस हैं। और हमें ये पूरा भरोसा कि आपको इससे पूरा फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप किसी टॉपिक की वीडियो को आप जो है क्लिक करते हो और देखते हो, तो हमें ये पूरा विश्वास है कि जब आप कंप्लीट करते हो तो आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स होते हैं सब क्लियर हो जाएंगे, और एक नया कॉन्सेप्ट, एक हेल्दी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आएगा जो हमेशा काम आएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और आगे लाइफ में जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें भी। क्योंकि अगर बेहतर चीज़ें रहती हैं, मतलब कोई भी चीज़ बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ी जाए, लेकिन अगर वो डाउट फ्री हैं, पूरा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हैं, और वो बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वो बिल्कुल सटीक जो भी आपने पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर पढ़ा है, भले थोड़ा ही पढ़ा है, तो वो चीज़ें काम आती हैं। उसी चीज़ को हम यूज़ भी कर पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम, क्योंकि जो चीज़ें बिल्कुल परमानेंटली हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं तो वही चीज़ हम यूज़ कर पाते हैं। वो कब बैठती हैं? जब उसमें कोई डाउट ना हो। डाउट रहेगा तो फिर क्या होगा? दिमाग हमेशा डाउट के पीछे दौड़ता रहेगा, और फिर जो है हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो भी फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, जो डेरिवेशन है, वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये था पूरा आज का डिस्कशन व्हीटस्टोन ब्रिज जो आज हमने पढ़ा है, जो लास्ट टॉपिक था इस करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। अब आगे का जो चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसको पढ़ेंगे और इसको भी टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस डिस्कशन से। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।